घर थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के स्कूल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा अकेला बैठा था। वह न तो दूसरे बच्चों के साथ खेल सकता था और न ही उनके पास बैठ सकता था। उस बच्चे का नाम था भीमराव। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन समाज की दीवारें उन सपनों से कहीं ऊंची थीं। जब उसे प्यास लगती तो वह खुद घड़े से पानी नहीं पी सकता था। उसे इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आए और उसे ऊपर से पानी पिलाए। एक दिन स्कूल का चपरासी नहीं आया। पूरा दिन भीमराव प्यासे बैठे रहे। उस दिन उनके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं इंसान नहीं हूं? यही सवाल आगे चलकर पूरे देश को बदलने वाला था। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता। कई शिक्षक उनकी कॉपी तक छूना पसंद नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। समय बीतता गया। भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस दौर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। इसके बाद भीमराव अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां पहली बार उन्होंने ऐसा समाज देखा जहां लोग उन्हें बराबरी का सम्मान देते थे। किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, किसी ने उन्हें अलग नहीं बैठाया। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन साबित हुआ। उन्होंने दिन-रात मेहनत करके राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। बाद में वे इंग्लैंड गए और वहां से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब वे भारत लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि अब परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन वास्तविकता अलग थी। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। बड़ौदा में नौकरी करते समय उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं मिली। लोग उनकी योग्यता नहीं, उनकी जाति देखते थे। उस रात उन्होंने फैसला किए। यहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, सम्मान और अधिकारों से वंचित था। लोगों को कुओं से पानी लेने तक की अनुमति नहीं थी। मंदिरों में प्रवेश करने पर रोक थी। इंसान को उसकी योग्यता से नहीं, बल्कि उसकी जाति से पहचाना जाता था। भीमराव ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करना। धीरे धीरे उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। सन 1927 में महाराष्ट्र के महाड नगर में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। वहां एक सार्वजनिक तालाब था जिसका पानी सभी नागरिकों के लिए था। फिर भी दलितों को वहां से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों को साथ लेकर उस तालाब तक मार्च किया। लोगों की भीड़ उनके पीछे चल रही थी। वातावरण में उत्साह और उम्मीद दोनों थीं। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथों से पानी उठाकर पिया। यह केवल पानी पीने की घटना नहीं थी, यह समानता और मानव अधिकारों की घोषणा थी। लेकिन समाज के कुछ कट्टर लोगों को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने विरोध किया, हिंसा की और आंदोलनकारियों पर हमले भी किए।
फिर भी डॉक्टर अंबेडकर पीछे नहीं हटे। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि अगर ईश्वर सबका है तो मंदिर भी सबके होने चाहिए। नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। हजारों लोग उनके साथ खड़े हुए। यह संघर्ष वर्षों तक चला। हालांकि तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। समय बीतता गया। अब डॉक्टर अंबेडकर केवल एक समाज सुधारक नहीं रहे थे, वे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। उनकी विद्वता और नेतृत्व क्षमता को दुनिया पहचानने लगी थी। सन 1930 में उन्हें लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया। वहां उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की मजबूती से बात रखी। ब्रिटिश सरकार के बड़े अधिकारी और विश्व के नेता उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उनकी तर्कशक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। फिर आया वर्ष 1947। भारत आजाद हो चुका था। चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। एक ऐसा संविधान बनाना जो करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांध सके। एक ऐसा संविधान जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। एक ऐसा संविधान जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दे सके। जब संविधान निर्माण के लिए समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। यह केवल एक पद नहीं था, यह इतिहास रचने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर अंबेडकर दिन रात संविधान के निर्माण में जुट गए। घंटों तक अध्ययन करते, दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का गहन विश्लेषण करते। कई कई रातें बिना सोए बीत जातीं। उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था, लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण उससे कहीं बड़ा था। वे जानते थे कि जो संविधान आज लिखा जाएगा वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। संविधान सभा में कई बार तीखी बहसें होती थीं। विभिन्न नेताओं के अलग अलग विचार थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर धैर्यपूर्वक सभी की बातें सुनते और फिर अपने तर्क रखते। उनकी विद्वता और दूरदर्शिता से सभी प्रभावित थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार मिले। धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। 26 नवंबर 1949 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन बन गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वर्षों की मेहनत सफल हुई। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे पर संतोष था। उन्हें पता था कि उनका संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, यह उन करोड़ों लोगों की जीत थी जिन्हें सदियों तक समान अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन संविधान बनने के बाद भी उन्होंने समाज सुधार का कार्य नहीं छोड़ा। वे लगातार शिक्षा, समानता और मानवाधिकारों के लिए काम करते रहे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है। वे अक्सर कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल एक नारा नहीं था, यह उनके पूरे जीवन का सार था। समय बीतता गया। लगातार मेहनत और खराब स्वास्थ्य का असर उनके शरीर पर पड़ने लगा। लेकिन